क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 21 जुलाई करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। उससे पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि यूपीएससी 2023 यूपीपीएससी 2023 का हमारा पेड ग्रुप आज से ऑफिशियली चालू हो रहा है। किसी बैच को चालू होने में पहला दिन जो होता है वो काउंसलिंग का होता है। हर बच्चे से काउंसलिंग की जाती है कि कैसे क्या उन्होंने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन वो मुझसे करते हैं। फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जादू की छड़ी तो नहीं घुमाई जाएगी। जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उस पर आउटपुट कितना दोगे भैया, ठीक। तो आपको तैयार करना है सिलेक्शन के लिए। तो ये जो है आगाज इसका आज से औपचारिक रूप से हो जाएगा। पहला दिन का स्टडी प्लान भी दे दिया गया है, ठीक। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एकदम फ्री चैनल है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए जो जानकारी आपको लेनी है वो 9650347272 पे आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कृपया करके ज़्यादा लंबी बातें मत करें, कोई बुरा मत माने अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा समय की जो है कमी है, ठीक है। तो बात करिए, मैसेज भी कर सकते हो आप, वो ज़्यादा अच्छा है। कॉल करने पे पूरा बताइए कि कौन बोल रहे हैं और किस एग्ज़ाम के लिए जानना चाहते हैं। कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। कई लोग सिर्फ डाउट पूछने के लिए भी फ़ोन करते हैं। आप मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम चलाना सीख लो या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, ठीक। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। तो देखिए, पहला जो है आज का टॉपिक है रूल्स फॉर वर्क फ्रॉम होम फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो देखिए, आप लोग पता है कि कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम का जो है सिलसिला जारी है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स क्या कह रही है कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ के लिए जो रूल्स हैं उन रूल्स में वो कुछ बताएं, कुछ नए रूल लेके आए वर्क फ्रॉम होम से संबंधित। मेन जो बातें बताया, तो ये रूल आए थे कब, 2006 में। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये क्वेश्चन जो है इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कुछ होता है, ठीक। ये यूपीएससी अलग से पूछ भी चुका है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। तो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए हुए एक्ट का के अंदर जो उसने एक डब्बा बना दिया, उस डब्बे के अंदर रहते हुए एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी जो रूल्स बताता है, रूल्स बनाता है, कोड बनाता है, उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक। लेकिन वो संसद के बनाए हुए जो ढांचा है उसके बाहर नहीं आ सकता, उसके अंदर ही रहेगा, ठीक। तो ये एक एक्स्ट्रा जो है इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है पूरे देश में यूनिफॉर्म वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी आ जाए, उसके लिए हम लोग ने कुछ काम किया है। 50% से मतलब मैक्सिमम 50% से तक ही लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने को मिलेगा। दूसरा ये कहा गया है कि डेवलपमेंट कमिश्नर जो होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उनको फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 50% से ज़्यादा भी लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं, लेकिन उनको राइटिंग में देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने बोला है, ठीक। और उनको अलाउड है कि वर्क फ्रॉम होम जो है 1 साल तक के लिए ही मैक्सिमम पीरियड के लिए अलाउड है। अगर मान लीजिए इसकी अवधि जो है 1 साल को बढ़ाना है तो 1 साल के लिए ही और बढ़ा सकते हो, और उसमें भी आपको बताना पड़ेगा डेवलपमेंट कमिश्नर को कि क्यों बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। डेवलपमेंट कमिश्नर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। कई जगह आपने देखा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोएडा वाला है, ठीक है। और जो है इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पहले नाम था एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। और एशिया में अगर देखा जाए तो चाइना से भी पहले हमने खोला था, ठीक है, कांडला में। लेकिन फिर जो है हम एक्सपोर्ट में पीछे रह गए, अब हमारा फिर से पुश जारी है, ठीक। मतलब चाइना काफ़ी आगे निकल गया एक्सपोर्ट के मामले में। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। अब जो किशोरावस्था वाली जो बालिकाएं हैं उनको आयरन की जो है कमी होती है, ठीक, मासिक धर्म की वजह से या अलग अलग कारणों की वजह से। और आपको बता दें कि जो ब्लड होता है हमारा, ठीक, उसमें 2 तरीके की कोशिकाएं होती है। एक होती है रेड ब्लड सेल और दूसरा होता है आपका वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल आपकी इम्यूनिटी के लिए है, रेड ब्लड सेल आपका कितना आयरन है, ठीक। आयरन की वजह से ही हमारा ब्लड जो है रेड होता है, ठीक। अगर तांबा होता तो ब्लू हो जाता, ब्लू ब्लड बोलते हैं ना कि ये जो है ये ब्लू ब्लड है, ठीक, किंग वाली के लिए। वैसे होता नहीं है, कुछ क्रैब्स में होता है। खैर, तो रेड कलर जो है हमारे खून में वो आयरन की वजह से होता है, ठीक। तो आयरन अगर कम होता है तो फटीग होता है, मतलब कि आपको हमेशा आलस टाइप का लगेगा, आपको हमेशा लगेगा कि यार थका हुआ हूँ, कुछ करने का मन नहीं करेगा।
तो ये चीज़ें जो है जो किशोरावस्था वाली लड़कियां हैं या जो औरतें हैं उनको होता है, ठीक। और यही आपका डिफाइन करता है हीमोग्लोबिन सेल। हीमोग्लोबिन कितना है, जो कि ऑक्सीजन लेके जाता है, ठीक। तो हमारे जो शरीर में ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन जाता है वो रेड ब्लड सेल के थ्रू ही जाता है। ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये इसमें यही है कि वीकली हम आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो किशोरावस्था वाली जो लड़कियां हैं उनको जो है ये मतलब दिया जाए डोज, ठीक। ये डोज दिया जाए। ये आयरन एंड फोलिक एसिड वाली आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनको भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसमें हेल्दी रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, आपका डीएनए का सिंथेसिस बढ़िया होता है, फटीग को कॉम्बैट करता है, ख़त्म करता है, हीमोग्लोबिन को बूस्ट कर देता है ये आपका वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड, ठीक। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और एडोलसेंट को बहुत सारी 52 लाख एडोलसेंट क्लाइंट्स को इसमें कुछ क्लिनिक जो है एडोलसेंट के लिए बनाए गए, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट पहुंचा है। और मिनिस्टर ने स्ट्रेस भी किया कि जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो होता है, उसको प्रमोट करने के लिए भी इसमें काम किया जा रहा है 10 से 19 साल की बालिकाएं जो किशोरावस्था में है, ठीक। अगला टॉपिक है आपका डिफेंस सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित, या फिर आप इसको पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित समझ सकते हैं। सीएपीएफ के लिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू वाले जितने भी टॉपिक आते हैं ना रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीएपीएफ वाले इसको रोज देख सकते हैं। अब तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल रही है टेलीग्राम चैनल पे, आप तो ज्वाइन कर लो। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक। करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, ओवरऑल के लिए भी, ठीक। तो ये चीज़ें देखिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल। अब देखो अमेंडमेंट बिल है, इसका मतलब पहले से कोई ये एक्ट हमारे पास होगा, 2022 में हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ठीक। हम एक एक चीज को समझेंगे। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन, रासायनिक केमिकल वेपन, जैविक यानी कि बायोलॉजिकल वेपन, ठीक। एंथ्रैक्स का वो कर देना, केमिकल जो आप लोगों ने सुना होगा कि मस्टर्ड गैस और ये सारी, ठीक। न्यूक्लियर वेपन आप जानते ही हो। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े लेवल पे जो है डिजास्टर कर सकते हैं, इसलिए इसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक। इनको जो है डिलीवर करने के सिस्टम भी अलग अलग है। जैसे कोई मिसाइल में लगा के फोड़ रहा है, कहीं पे मिसाइल लगा के 6,000 किलोमीटर दूर फेंक सकता है, ठीक। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और उनको डिलीवर करने वाले सिस्टम, ये सब प्रोहिबिट हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में, ठीक। इसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है, अब वो समझ लेते हैं। इसके लिए संशोधन के लिए बिल राज्यसभा में लाया गया और 2005 में ये एक्ट आ चुका है, 2022 में संशोधन आ रहा है, इसमें प्रोहिबिट किया गया वही मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले बता दिया क्या है, और जो है इस पर डिस्कशन नहीं हो पाया क्योंकि वो हल्ला मच गया था, ठीक, सदन में। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। देखो संसद हमारी जो है आपकी इस समय सेशन में चल रही है और कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, किसी भी रिटर्न रिप्लाई हो रहा है, किसी भी मौखिक रिप्लाई हो रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट से कि क्या भैया ये जो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज यानी इस आपका स्थिरीकरण करना है, तो उसके लिए क्या कोई नियंत्रण करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई लॉ लाने वाले हो क्या? मेरी बात समझना। अभी हम क्या है कि परसुएड करते हैं लोगों की फैमिली प्लानिंग करिए, ठीक। ये एक वॉलंटरीली फैमिली प्लानिंग होता है, हम उनको परसुएड करते हैं, उनको जागरूक बनाते हैं, ठीक। उनकी काउंसलिंग करके कई सारे आशा वर्कर जो सब बताती हैं क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है, ठीक है। तो ये है। लेकिन चाइना ने क्या किया, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी, तो वो लॉ लेके आए जबरदस्ती, राशन कब मिलेगा आपको, अगर आप कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर दूसरा बच्चा करते हैं, ये हो गया लॉ। तो सरकार ने कहा देखो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई लॉ नहीं लाने वाले हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बताया अभी, ठीक। और उन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से पूरी वरीयता, टॉप वरीयता देते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें पॉपुलेशन स्थिरीकरण करना है, स्टेबलाइजेशन करना है 2045 तक। तो ये टारगेट ईयर याद रखना इस प्रोग्राम के अंतर्गत, यही मैं कहता हूँ वाला एक अलग से पेज बनाओ, इसमें टारगेट ईयर लिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट के एफर्ट ने ये बताया है कि हमने काफ़ी अच्छा काम किया है और उसकी वजह से टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है, ठीक। ये 2.0 कुछ कम है समझना, वैसे जो सबसे ऑप्टिमम होता है वो 2.1 होता है। इसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोल दो या फिर जो है रिप्लेसमेंट रेट बोल दो,
पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट मतलब कि जितनी पॉपुलेशन आज है 100 है मान लो, तो 1 साल के बाद भी 100 ही रहेगी, ऐसा बोला जाता है। 2.1 अगर है हमारी TFR या फिर टोटल रिप्लेसमेंट रेट, दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकता है, इसलिए दोनों बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसी इन लोग की आदत है, यूपीएससी की तो आदत है कि वो जो नाम जो होता है उसका ऑल्टरनेट नेम से पूछ लेता है। जैसे पक्के नेशनल पार्क है आपका अरुणाचल प्रदेश में, उसको पकौई पूछ लिया जो वहाँ का लोकल नेम है, तो आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूजेस, गर्भ निरोधक गोलियाँ और वो सब कॉन्डम वोंडम जो यूज़ किए जाते हैं, उसका यूजेस बढ़ा है, 56.5% हो गया है। ठीक, और क्रूड बर्थ रेट भी जो है वो घटा है, 19.7 हो गया है 2019 में। ठीक, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट मैंने जो है करंट अफेयर में बताई हुई है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अलग से उनका मार्क भी किया था, देख लीजिएगा। टेलीग्राम वाले चैनल पे कैसे आपको सर्च करना है अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहाँ पे बता भी दूंगा। ठीक, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखो ये एक मेजर पोर्ट है, मुंबई में है, और ये पहला भारत में पहला कौन वाली सीरीज में आएगा, पहला भारत का जो है मेजर पोर्ट बन गया है, जिसमें सारी बर्थ, ये बर्थ मतलब ये वाली जिसमें मतलब आपका कंटेनर लादना ले जाना, फिर से उसको स्टोर करना, ये सारे बर्थ जो है सब की सब PPP मॉडल पे चल रही है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे 100% हो गया, 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट हो गया इंडिया का। और ये सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि हमने इम्प्रूव करी है यूटिलाइजेशन इन द क्रेन एंड बर्थ प्रोडक्टिविटी, इससे टाइम वाइम कम लगता है, कॉस्ट वॉस्ट भी कम हो जाती है। और अब ये टोटल हैंडलिंग कितना कर रहा है, 1.8 मिलियन 22 जो है इक्विवेलेंट यूनिट्स को अब कंटेनर को जो है हैंडल कर रहा है। मिनिस्टर ने भी बताया कि हम रो वेसल चला रहे हैं। रो वेसल क्या है कि रो के जाती है क्या, कि मतलब वेसल जो है धीरे धीरे चल रही, नहीं, रो वेसल का मतलब है रोल ऑन रोल ऑफ। ठीक, वैसे दिल्ली में आपने सुना होगा हो बस सेवा टूरिज्म के लिए, उसमें बैठ जाओ, आपको सारी दिल्ली की जो अच्छी अच्छी जगहें हैं वहां पे आके घुमाता है। हो क्या है भैया, हो मतलब हॉप ऑन चढ़ जा, हॉप ऑफ उतर जा। ठीक, तो वैसे ही है रोल ऑन, जैसे ये कंटेनर है, मान लीजिए कंटेनर ट्रक के ऊपर लाद के वो जो ट्रक है वो चला जाता है, ठीक, शिप के ऊपर, और वहाँ पे देखिए रोल ऑन हो गया, और वहाँ पे फिर वो वहाँ पे कंटेनर उतार दिया, फिर ये रोल ऑफ हो गया, ट्रक जो है वापस आ गया। ट्रक तो पहिए पे चलेगा ना, तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, इससे कि कॉस्ट वॉस्ट कम हो गई है। ठीक, नशा मुक्त भारत अभियान, ठीक है, देख रहे हो हर चीज़ है यहाँ पे, ब्लेड भी है, क्या होता है इससे भैया, कुछ होगा, ये पाउडर और दवाएं, ठीक है, दारू और जो है ये सिगरेट, इंजेक्शन, थकाठक, ठीक, सारे कुछ चीज़ें इसमें दिखा दी गई हैं। जागरूकता बढ़ाई जा रही है कि नशा मुक्त करना है, हमें नशा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अंतर्गत आता है ये सब, अल्कोहलिज्म, ठीक है, इंडियन सोसाइटी और उसमें सोशल प्रॉब्लम्स में एक बहुत बड़ा कारण है अल्कोहलिज्म। कई घर बनते टूटते रहते हैं अल्कोहलिज्म की वजह से। ठीक है, अगर नशा मुक्त हो जाएगा भारत तो घर बन भी सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान को हमने 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट में, अब इसमें ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, उत्तर पूर्वी भारत के हैं, ये भी समझना जरूरी है। इसमें अगस्त 2020 में चालू किया गया था ताकि भारत को जो है ड्रग एब्यूज़ से बचा सके, भारत के युवा को ड्रग एब्यूज़ से बचा सके। तो अगर आप लोग से पूछा आता ना कभी डेमोग्राफिक डिविडेंड, कुछ याद आ रहा है, ठीक, क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश, तो वो उसमें आप ये भी अल्कोहलिज्म को एक प्रॉब्लम बता सकते हो। उसके लिए नशा मुक्त भारत जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत चल रही है। ये देख रहे हो, ये इंटरलिंकिंग ही आपको आगे तक लेके जाएगी, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। रटते रहोगे कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। वहाँ जैसे क्वेश्चन देखोगे तुरंत भूल जाओगे सब, ठीक, लेकिन आपने पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो वही जो फैक्ट हैं वो लॉजिकल हो जाते हैं, मीनिंगफुल हो जाते हैं, देन ओनली यू कैन रिमेंबर दोस। ठीक, इंटरलिंकिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कहा है कि हमने कुछ पैटर्न जो है देखा है चेंज होते हुए सब्सटेंस अब्यूज़ का 2004 और 2018 के सर्वे में। ठीक, तो कुछ चेंज हुआ है, पहले कुछ पीते थे अब कुछ पी रहे हैं, किसी तरीके से पी रहे हैं, किसी जगह पे
चेंज हुआ, ये सब बता रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने यहाँ पर इन्फेसिस जो है वो डाला है कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर जैसे वीमेन, चिल्ड्रन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग भी आए और जो है नशा मुक्त भारत अभियान में भाग लें और किसी तरीके से ये नशा मुक्त भारत को करा सकें। ठीक, तो बच्चा बच्चा भी सब इसमें आके जो है अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है कि भारत से जो बाहर जाके रह रहे हैं वो या तो एनआरआई हैं सॉरी नॉन रेसिडेंट इंडियन, या फिर इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। अब दोनों एक ही हो गए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई, ठीक है। इन सब का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आके मैंने ऑडियो में समझा रखा है, ठीक, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे लोग के बारे में बताया गया जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी, ठीक है। और जो है ये आंकड़ा 2019 में ठीक ठाक था, उसके बाद 2020 में आपको पता ही है पेंडेमिक आ गया तो कम ही होना था, फिर 2021 में फिर से बढ़ गया। और सबसे ज़्यादा जो भारतीय नागरिकता को छोड़ते हैं तो वो यूएसए की नागरिकता को पकड़ते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता को पकड़ते हैं। तो ये कुछ आंकड़े अभी बताए गए हैं। 1,63,370 भारतीयों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया 2021 में। यही आंकड़ा अगर देखो आप तो 2019 में 1,44,000 था, 2020 में स्वाभाविक है कोविड की वजह से कम हुआ, लेकिन फिर भी 85,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया था। सबसे पहले जाते हैं यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, फिर जो है यूके, समझ गए हो गया बात। और ये डेटा कौन देता है सिटीजनशिप से संबंधित? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ध्यान रखना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे जब हल्ला हो रहा था तो उस जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहीं सबसे ज़्यादा बात कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया है। और इन्होंने कहा है कि रीज़न क्या है, तो रीज़न देखिए, जो लोग जिन्होंने छोड़ दिया उनके अपने कुछ पर्सनल रीज़न थे, ठीक। ऐसा नहीं कि भारतीय नागरिकता भारतीय होने से उनको जो है दिक्कत है या कुछ है, तो उनके कुछ अपने पर्सनल रीज़न थे। कई लोग जो है जॉब कर रहे हैं, कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, तो मौका मिलते ही यहाँ से वो लोग निकल लेते हैं, ठीक, होता है ऐसा कुछ। तो ये है 103 कंट्रीज़ में इंडियन जो है रह रहे हैं अपना इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर। अराग्लिया, ठीक, ये एक शब्द है सेनेलीज जो श्रीलंका में लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और इस शब्द का मतलब है स्ट्रगल, संघर्ष। अराग्लिया, ठीक, सेनेलीज वर्ड है, श्रीलंका में यूज़ किया जाता है स्ट्रगल के लिए, संघर्ष के लिए। और आपको पता है 100 दिन से ज़्यादा संघर्ष हो गया। हालांकि अभी आपका रनिल विक्रमसिंघे जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं फिर से, जो है हालांकि इतना ज़्यादा वो नहीं उनको पसंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट हो गए हैं। राजपक्षा और इन सबको तो फोर्सफुली पूरी जनता ने जो है वहाँ घेर वेर के प्रेसिडेंट को मतलब भगवा भी दिया था, और फिर कहा था कि नए प्रेसिडेंट और इलेक्शन हो, तो हो गया, रनिल विक्रमसिंघे हो गए। अभी कल परसों पढ़ा दूंगा ये। अगला टॉपिक है हट्टी कम्युनिटी, हट्टी समुदाय। देखो हट्टी समुदाय जो है हिमाचल प्रदेश में रहती है। H फॉर हट्टी, H फॉर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। और ये जो है इस एरिया को ट्राइबल एरिया, ठीक है ना, आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ट्रांसगिरी रीजन है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। मेरी बात समझना, किसी ट्राइबल को यहाँ पे मतलब किसी कम्युनिटी को यहाँ पे ट्राइबल का स्टेटस नहीं दिया गया है, इस क्षेत्र को ट्राइबल एरिया घोषित किया गया है, ठीक। ये क्षेत्र कौन सा है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। और यहाँ पे 2 रिवर हैं जो कि यमुना की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज हैं, गिरी रिवर और टोन्स रिवर। टोन्स रिवर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जो है आपका बॉर्डर बनाती है। गिरी जो है आपकी, ये यहाँ पर देखो, ठीक, तो ये ट्रांसगिरी है, मतलब गिरी के ऊपर मान लो या उसके बाद मान लो, तो इस एरिया को क्या बोला गया है? ट्राइबल एरिया, ठीक है, ट्रांसगिरी वाले एरिया को, ठीक। तो कंफ्यूजन बस ये हो सकता है कि कम्युनिटी को नहीं, एरिया को यहाँ पे ट्राइबल घोषित किया गया है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये डिमांड थी शेड्यूल्ड ट्राइब की हट्टी कम्युनिटी के लिए, ठीक। अब इस एरिया को ट्राइबल एरिया बना दिया गया है। हट्टी जो है ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करते हैं, घर पे जो है अपना फसल उगाते हैं, वेजिटेबल, मीट, वूल, ठीक। और इस स्मॉल टाउन मार्केट, हाट होती ना, हाट लगी हुई है, स्मॉल मार्केट जो है, तो उसी के नाम पे इनका हट्टी नाम हो गया है। और जो इसमें आदमी होते हैं, हट्टी आदमी, ये एक अलग से सफ़ेद हेड गियर पहनते हैं, सेरेमोनियल,
ठीक, समारोह के ओकेज़न पे। और वहीं सब जो ज्योग्राफी मैंने पहले बता दिया, टोन्स रिवर उत्तराखंड हिमाचल का बॉर्डर बनाती है। ठीक, ट्रांसगिरी रीजन जहाँ पे हट्टी लोग रहते हैं वो अभी हिमाचल प्रदेश में, और जौनसार बवार में जो है आपका उत्तराखंड में। ठीक, ये पहले सिरमौर एक रॉयल स्टेट थी, उसका पार्ट थे। जौनसार बवार जो है ये ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था 1814 में। दो हट्टी क्लैन है ट्रांसगिरी में और जौनसार बवार में, जहाँ पर सिमिलर ट्रेडिशन है और इंटर मैरिजेस भी होती हैं, कॉमन है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, नेशनल कल्चर फंड। ठीक, तो ये गुल्लक है जिसमें, और राष्ट्रीय लेवल का गुल्लक है, राष्ट्र से पूरे पैसा आता है इसमें, और संस्कृति को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये फंड बनाया गया है। ये फंड अभी का नहीं है, ये फंड 1996 में बनाया गया था, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के अंतर्गत। ठीक, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था, नेशनल कल्चरल फंड। और अभी 52 प्रोजेक्ट इन्होंने इसको पूरा कर लिए। देखो कितना बढ़िया, मतलब इंडिया का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, मतलब आप समझ नहीं सकते अगर आपने देखा नहीं है तो। जरूर जाए, जरूर देखें। ये हम्पी का है, ठीक है, ये सीन है। और ये आपको जो है बताइए किस भारतीय मुद्रा के नोट पर दिखता है ये। ठीक, इंटरकलेक्ट, भाई मैं तो इंटरलिंकिंग करना सीख गया हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, सीख जाओ, क्या दिक्कत है। क्या आपको देख के याद, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कि कहीं पे आपने इसको देखा हुआ है। ठीक, तो वो कौन सा इंडियन नोट है, आपने जब इंडियन नोट में इसको देखा तो कभी आपने सोचा उसको कनेक्ट, जब आप उस वहाँ पे देख के आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ देख के भी आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे। तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आप इंटरकनेक्ट कर सकोगे। तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन अगर इसी को नहीं सीखा तो आपके सिलेक्शन लेने में भी टाइम लग सकता है। तो आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो एनसीएफ जो होता है फंड है, गुल्लक है, अब इस गुल्लक में से पैसा निकालना है तो हम कौन डिसाइड करेगा, तो वो करेगा गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमिटी। समझ गए ना भैया, पैसा है तो निकालने के लिए कुछ एक कमेटी वटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी पैसा निकाल के कोई भी गुलछर्रे उड़ा सकता है। तो ये यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसके तो जो चेयरमैन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ होती है 21। 15 नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्राइवेट फाउंडेशन, इन सब से। नेशनल कल्चरल फंड जो था ये आपका बनाया गया था ताकि जो कल्चर की फील्ड में, हेरिटेज के फील्ड में, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये फाउंडेशन है, ये सब मोबिलाइज कर सके संसाधनों को और रिस्टोर करें, कंजर्वेशन, संरक्षण कर सके, डेवलप कर सके इंडिया के रिच नेचुरल टेंजिबल, मतलब मूर्त अमूर्त विरासत हेरिटेज को, जो कि मैंने पहली लाइन में आपको यहाँ पर बताया था। ठीक, देखिए ये जो है हमारा जो पेड कोर्सेज की जानकारी है वो मैंने 2023 वाले के लिए जो है पूरा वीडियो बनाया। चलिए उसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये वाला वीडियो है, वो यूपीएससी यूपीपीसीएस पेड कोर्सेज 2023, कभी भी किसी भी टाइम पे भी ठीक है, पूरे समय तो आप इसको देख सकते हो, उसको देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। सारा पेमेंट का क्या हिसाब है वो देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको जो है यूपीआई कोड भी है, नेट बैंकिंग भी है, क्यूआर कोड भी है। 2023 वाले के लिए जो है आप 5,000 रुपये देके इनिशियल पेमेंट देके आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस को जमा कर सकते हो। ओवरऑल यूपीएससी के लिए 25,000 रुपये फीस है, और यूपीएससी को करने के बाद, इस वाले कोर्स को करने के बाद यूपीपीसीएस का भी आप करना चाहते हो, वो उसमें एक्स्ट्रा सिलेबस है, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो उसके लिए सिर्फ 3,000 रुपये है। ठीक, लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीपीसीएस का अलग से, जो मैं बाद में चलाऊंगा, प्रीलिम्स का कोर्स, मेंस का कोर्स, तो उसकी फ़ीस अलग होगी। ये 3,000 रुपये अभी इसीलिए है क्योंकि आप 25,000 ऑलरेडी दे रहे हो, जो सिलेबस सेम है यूपीएससी यूपीपीसीएस का। उसके बाद अगर आप यूपीपीसीएस का कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस है, स्पेसिफिक सिलेबस है, तो उसको चाहते हो तब वो 3,000 रुपये में। ठीक, और ये पूरा जो कोर्स है 2023 का, ये प्रीलिम्स का ही नहीं है, सिर्फ मेंस का भी है, इसमें आंसर राइटिंग भी करा, टेस्ट सीरीज नहीं है मैं कह रहा हूँ, बट आंसर राइटिंग आपके पहले दिन से ही करवाई जाएगी। ठीक, तो काफ़ी जो है बेनिफिशियल है, और काफ़ी जो है जिम्मेदाराना तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। 15 महीने से ज़्यादा का कोर्स है। ठीक, कोई भी जानकारी अगर आप लोग चाहिए तो 9650347272 पे आप हमसे बात करो, या फिर मैसेज कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। बात करने में ज़्यादा लंबी बातें हो जाती हैं, तो फिर टाइम थोड़ा सा 24 ही घंटे हैं दिन में मेरे पास और आपके पास भी। ठीक, तो देखिए आज का जो मोटिवेशनल कोट है हमारा वो क्या है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, जिनके ऊपर
जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। मैं कभी भी नाराज अब नहीं नाराज होता हूँ भाई साहब। मैं ऐसा नहीं कि पहले मैं गैर जिम्मेदार था, लेकिन मैं जैसे कोई लोग आते हैं, कई लोग जो है कोई कोई मुझे मुझे ब्लॉक कर देता है, कभी मैं उनका फ़ोन ना उठा पाऊँ, ठीक है, तो वो पहले क्या करेंगे, ग्रुप छोड़ देंगे मेरा। फिर जो है मैं अगर मान लो मुझे जब टाइम मिला मैं फ़ोन करूँगा तो वो ब्लॉक कर देंगे व्हाट्सएप से, या मतलब इस तरीके की बचकानी हरकतें करते हैं। ठीक है, वो प्यार करते हैं, हो सकता है कि उनको जो है कुछ किसी बात पे जो है हर्ट हो गया होगा। कोई बात नहीं, जब भी आप आओगे तब भी मैं आपसे वैसे ही पूरे स्नेहपूर्ण बात करूँगा। मुझे कोई भी जो है गिला शिकवा, कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। जिनको मैं ये दे रहा हूँ जो है मैसेज, वो समझ गए होंगे। ठीक ठीक समझ गए होंगे, ये समझ गई होंगी, वो समझना, ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन जो आज के 21 जुलाई के हैं 2022 के, वो हम देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए मैंने। पहले 2 जो है आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से बता सकते हो। तीसरा वाला जो है, जो डेली मेंस आंसर राइटिंग वाले मॉड्यूल में हमसे जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ से लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल, ये क्या लिखा हुआ है, नेशनल कल्चरल फंड जो है उसमें गवर्नमेंट काउंसिल होती है, ठीक, उसमें जो नंबर होते हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के नंबर से मिलते जुलते हैं। समझ रहे हो? तो देखो मैंने यहाँ पे इसको इंटरलिंक किया। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है ना आपकी, जो लोकसभा में होती है, ठीक, जिसको जो है फ्रेंड बोला जाता है, सीएजी का फ्रेंड बोला जाता है, तो उसमें जो मेंबर के नंबर हैं और जो नेशनल कल्चरल फंड की जो गवर्नर काउंसिल मेंबर है, वो दोनों सेम होते हैं। ट्रू या फॉल्स? बहुत समझा के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। अब तो आपको आंसर जो आना चाहिए अभी पढ़ाया मेरे भाई। ठीक, हट्टी पीपुल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, किस इंडियन स्टेट में पाए जाते हैं, तो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया। ठीक, कहाँ कहाँ बताया, कहाँ कहाँ बताया, बताऊंगा नहीं, आप ही लोग को बताना, तभी ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये वाला आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक, तो इसमें देखो रेड ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी में मतलब आपका वाइट ब्लड सेल है, बाकी कोई बीसी नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो ये समझ लेना, इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव वे में मतलब आंसर राइटिंग लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कुछ तो मैंने यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी बताए थे कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। जो वाला वीडियो है पेड कोर्सेज वाला, उसको आप लोग जरूर देख लेना, पूरा देख लेना। मैंने उसमें पूरी स्ट्रेटजी बताई। जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, वो लोग भी उससे सीखते हुए अपनी तैयारी करो। अभी से 2023 अगर आपका एम है ना, उसी तैयारी से ही आपको सिलेक्शन होने वाला है। किसी के रद्दी मटेरियल से ठीक नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ मटेरियल से कुछ नहीं होगा, आपको राइट गाइडेंस चाहिए। वो लिख देने से कुछ नहीं होता है। आप उनके बहुत जगह मार्केटिंग करने से, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने से भी कुछ नहीं हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका मनी कलेक्शन हो सकता है। तो आपको समझना जरूरी है। और अगर आपको वहां पर जाके बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आपको दिखता है जो मैं बातें अभी बताया तो वहां पर सत्य है, तो आप उनसे तुरंत रिफंड मांग लो। रिफंड मांगो और बताओ भी, यहाँ पर कमेंट भी करके बताओ कि देखो कैसे वो लोग जो है बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। ये काम नहीं किया तो आपका जो है वो टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा आपका, जो है आप कुछ नहीं, मतलब क्या फिर हुआ। थोड़ा तो जागरूक बनो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद वीडियो आएगा अभी एमसीक्यू का 10 बजे, उसको भी जरूर सॉल्व करिएगा, फ्री है बिल्कुल। और जो लोग इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, फ्री में पूरी तैयारी, उसमें मैंने बताया कैसे क्या करनी है। नहीं ज्वाइन कर सकते हैं कोई बात नहीं, ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होता है कि मैं आपके साथ हर समय रहता हूँ, पूरा स्टडी प्लान आपको मिल जाता है। 5 फिंगर फिस्ट, ठीक है ना, 5 उंगलियों का मुक्का वाली स्ट्रेटजी रहती है। उसमें मैं एक एक चीज़ आपको बताता रहता हूँ। रोज़ लाइव डाउट डिस्कशन होता है, बहुत ही मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन। इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होके तो कोई पढ़ाता ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, और ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कोई ढकोसले नहीं है। इसी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में मैं कुछ मतलब वाकई में जेन्युइन, खाली मतलब ये वाली लाइन भी मेरी कई लोगों ने कॉपी पेस्ट कर ली कि जेन्युइन फीडबैक फ्रॉम जेन्युइन मेंबर्स। मतलब कितने बड़े तुम छपाई गिरोह के सरगना हो भाई। तो खैर, तो आपको जो है मिल जाएगा वो। मैंने मतलब जो फीडबैक आया है, रिव्यू आया है, वो बिल्कुल अनएडिटेड डाला हुआ है। कोई भी, कई लोगों ने सुधार बताए। हम तो फीडबैक पे काम करते हैं, तो हम कर रहे हैं, हम सुधार करते जाएंगे लगातार। ठीक, और उसी आप उसको जरूर एक बार सुनना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।